हेलो एवरीवन, वेलकम टू परीक्षा IQ। परीक्षा IQ की इस वीडियो में आप देख रहे हैं एसएससी सीजीएल के 2024 में हुए एग्ज़ाम के मैथ्स पोर्शन का सॉल्यूशन। ये वीडियो 9 सितंबर में हुए शिफ्ट 2 के एग्ज़ाम का सॉल्यूशन है और इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी क्योंकि आगे आने वाले मेंस के एग्ज़ाम के लिए भी और भी डिफरेंट एग्ज़ाम्स के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखें। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। अब देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कि द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 26% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। इफ अ डिस्काउंट ऑफ 32% इज गिवन, व्हाट विल बी द लॉस परसेंटेज। देखिए, इस तरह के सवालों में जिसमें मार्क प्राइस, उसका डिस्काउंट और लॉस या प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा हो तो हम इफ़ेक्ट्स पर काम करते हैं। एक होता है मार्कअप इफ़ेक्ट, मार्कअप इफ़ेक्ट, ठीक है। एक होता है डिस्काउंट इफ़ेक्ट और एक होता है प्रॉफिट या लॉस इफ़ेक्ट। ओके, तो मार्कअप इफ़ेक्ट का मतलब हुआ कि कितनी, मान लो 100 रुपये की चीज़ है और हमने उसकी 20% बढ़ा दी, तो मतलब 100/120 लिखेंगे। ये मार्कअप हो गया, हमने कितना मार्कअप किया, ठीक है। उसी तरह डिस्काउंट में 100 रुपये पे 20% डिस्काउंट दे रहा हूँ तो 100/80। ये इफेक्ट, हम इफेक्ट लिखते हैं कि इफेक्ट क्या पड़ा, ठीक है। अब जैसे मार्क्ड प्राइस जो है वो 26% मोर है कॉस्ट प्राइस के, तो मार्कअप इफेक्ट क्या हो गया, 100 से 126 पहुंच गया। अब डिस्काउंट आप 32% का दे रहे हो तो 100 रुपये की चीज़ कितने में पड़ जाएगी, 68 रुपये में। अब वो पूछ रहा है कि लॉस इफेक्ट क्या होगा, या लॉस इफेक्ट क्या होगा, तो लॉस ही हो रहा है एक्चुअली। तो बेस्ट तरीका क्या है भाई, इनको थोड़ा सॉल्व कर लो। 2 6 12, 2 3 6 50, है ना, 4 8 50, और अब कर लो 63 × 34, 4 3 12, 4 6 24, 25, 3 3 9, 3 6 18, 2 14, 1 2 1 4 2, तो 2142, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2500। अब ये कितना है इसका, ये तुम कैसे पता लगाओगे, तो यार 10% देख लो, है ना, मतलब कितना कम हो गया। पहले तुम ये देखो ये कितना कम है इससे, तो कितना कम है ये निकालने के लिए पहले यहाँ पर जाओगे, ये आ जाएगा 58, है ना, तो 2200 हो गया, और 2200 में आप 358, तो 358 डिवाइड बाय 2500, ठीक है। अब देख लो इसको सॉल्व करके, है ना, 5 7 35, 5 1 5, 5 6 30, 5 25, 5 1 5, 5 4 20, 5 3 55, तो 14.32% आंसर आ जाएगा। तो ये मेरा आंसर हो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखना है आपको कि मार्कअप इफेक्ट इनटू डिस्काउंट इफेक्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट इफेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ओके, अब देखिए जैसे इस सवाल में क्या कह रहा है, विदाउट डूइंग द एक्चुअल डिविजन फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 2873 5429 इज डिवाइडेड बाय 9। तो देखो, कोई भी नंबर है, मान लो ABC है, और मुझे ये चेक करना है कि ये 9 से डिविजिबल है या नहीं, तो हम ये चेक करते हैं कि उसकी सम ऑफ डिजिट्स जो हैं वो 9 से डिविजिबल हो रही हैं या नहीं हो रही। अगर वो 9 से डिविजिबल है, अगर वो नहीं है तो जो बचा वो रिमाइंडर है, ये देखते हैं। या फिर इसका एक तरीका ये है कि आप 9 बनाओ, मतलब अगर आपके पास नंबर है ABCDEF, तो आपका जिन इन दो नंबर से 9 बन रहा है हटा दो, इन दो नंबर से 9 बन रहा है हटा दो, या इन दो नंबर से 9 बन रहा है, इन दोनों को हटा दो। तो इस तरह नंबर्स हटाते हटाते फिर जो लास्ट में बचे वही आपका रिमाइंडर है। तो वही ट्रिक हम इसमें फॉलो करेंगे। जैसे 28735429 है, ठीक है। अब ये 9 रहा, इसको हमने हटा दिया, ठीक है। 549 ये बना, इसको हमने हटा दिया। 7 8 9, जो जो 9 बनता जा रहा है आप उसे हटाते जाओ। 7 2 9 बना, हमने वो हटा दिया, ठीक है। देन 8 और 1 मैं इसमें से ले लेता हूँ, है ना, तो वो 9 बना, वो हटा लिया। यहाँ क्या बचा, 1 बचा। तो अब रिमाइंडर क्या बचा मेरा, मेरे पास 3 बचा और एक ये 1 बचा।
ठीक है, तो मेरा पास रिमाइंडर क्या बचा 4, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही मेरा आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, अब देखिए इस सवाल में वो क्या कह रहा है कि अ राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज एन एरिया ऑफ 50 स्क्वायर यूनिट्स, इट्स हाइपोटेनस पूछ रहा है। तो एक राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल के बारे में आपको एक बात पता होनी चाहिए कि भाई दोनों एंगल्स जो होंगे, दो एंगल्स बराबर होंगे, तो अगर मैं हाइपोटेनस को ए मान रहा हूँ तो मेरी बची हुई जो दो साइड्स होंगी वो a/√2 और a/√2 होंगी। ठीक है, दोनों बराबर होंगी। अब इसके एरिया को मैं कैसे लिखूंगा? इसके एरिया को मैं लिखूंगा हाफ इंटू a/√2, और a/√2 क्या होगा? a²/2, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, a²/2, और वो एरिया कितना है? 50 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि a²/4 कितना होगा? वो 50 होगा। इसका मतलब ये हो गया कि a² की वैल्यू क्या है? 200। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? वो आ जाएगी 10√2। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट ले लो तो 10√2, और वही वो पूछ रहा है कि यार a की क्या वैल्यू होगी, तो a की वैल्यू आ जाएगी 10√2। ठीक है, ये आंसर है। अब देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ x वेरीज इनवर्सली एज y and x is equal to 2 when y is equal to 6, तो find the value of y when x is equal to 3। अब देखो इन्वर्सली का मतलब क्या हुआ? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो मतलब हो गया कि x इज इक्वल टू k हो गया। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये हो गया कि x इज इक्वल टू k अपॉन y, वेयर k इज सम कांस्टेंट। ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी का तो वैसे ये साइन होता है कि ये ऐसे कर रहा है, लेकिन जब हम इसको हटाते हैं इस साइन को, तो हम ये साइन हटा के इक्वल टू लगाते हैं और यहाँ लग जाता है एक कांस्टेंट। ठीक है, तो x इज इक्वल टू k अपॉन वाई हो गया। अब वो कह रहे हैं कि x की वैल्यू 2 थी जब y की वैल्यू 6 थी, तो हमने कहा ठीक है, x की वैल्यू 2 थी, y की वैल्यू 6 थी, तो इससे क्या हुआ कि k की वैल्यू निकल आई 12। ठीक है, तो वो पूछ रहा है कि बता y की वैल्यू क्या होगी जब x की वैल्यू 3 होगी। तो x की वैल्यू आप 3 कर दो। ठीक है, y की वैल्यू क्या होगी? तो 12/y, तो y की वैल्यू हो जाएगी 4। ठीक है, और ये मेरा आंसर आएगा, 4 विल बी माई आंसर। ठीक है, if a sum of 5,000 is taken at a simple rate of interest of 15% per annum for 3 years, and another sum of 8,000 is taken at a simple interest of 12% for 4 years। अब देखो दोनों का हमें डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो सिंपल कैलकुलेशन है, 15% निकालना है इसका। ठीक है, तो 750 हो जाएगा। 750 इंटू कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। ठीक है, ये सिंपल इंटरेस्ट 1, और सिंपल इंटरेस्ट 2 क्या आ जाएगा? 8,000 इज टेकन एट अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 12%, तो 12 8 का क्या हो जाएगा? 96, 960, एंड दैट टू फॉर 4 ईयर्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 2250, और ये क्या हो जाएगा? 3840। ठीक है, तो अब इन दोनों का क्या निकालना है आपको? डिफरेंस। तो कितना जाएगा भाई? 250, 250, 4, 90, 1590। ठीक है, 1590, और ये मेरा आंसर हो जाएगा, 1590 में आंसर। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द एक्सपेंडिचर ऑफ आदित्य। अगर मंथली इनकम आदित्य की 54,000 है, तो इस फूड पर कितना स्पेंड करा? तो डायरेक्ट फूड पर आ जाओ, 23% फूड पर स्पेंड किया है। तो अगर 100% ही है तो 23% क्या होगा? तो 54,000 का हमें 23% निकालना है, तो उसके लिए पहले 20% निकाल लो। 20% निकालोगे तो 20% इज़ व्हाट? 1/5 ऑफ 54,000, है ना? वैसे इतना टाइम लगता नहीं है, पर मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। तो 5 1 5, 5 8 40, 00। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब 3% निकालना है, तो 300, 3 4 12, 3 5 15, और 1 16, तो 12420। आंसर क्या आ जाएगा? 12420। ठीक, अब देखिए इस सवाल में वो कह रहा है कि ए पर्सन अर्न 16,000 पर मंथ एंड स्पेंड्स 80% ऑफ हिज इनकम एंड सेव्स द रिमेनिंग अमाउंट।
अगर उसकी इनकम इंक्रीज हो रही है 20% से और एक्सपेंडिचर 10% से इंक्रीज हो रहा है तो परसेंटेज इंक्रीज इन सेविंग्स क्या है। देखो इस सवाल की ब्यूटी ये है कि इस सवाल में आपको इस नंबर से कोई फ़र्क पड़ना ही नहीं चाहिए। ये जो नंबर है 16,000, हमारा बाकी सारा डेटा जो है वो परसेंटेज में दिया हुआ है। तो अगर इसको तुम 16,000 मानो या उसकी इनकम को 100 मानो, एक ही बात है। आंसर तुम्हारा 100 से भी आ जाएगा। इससे तुम्हारी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। तो अगर वो 100 रुपीज़ उसकी क्या है, इनकम है, ठीक है, और स्पेंड वो कितना कर रहा है, इसका 80%, तो मतलब यहाँ कितना आ जाएगा 80। रेस्ट वो क्या कर रहा है, सेव कर रहा है, ठीक है। अगर उसकी इनकम जो है 20% से बढ़ रही है तो अब इनकम कितनी हो गई 120, और उसका एक्सपेंडिचर जो है वो 10% से बढ़ रहा है। 10% से बढ़ रहा है, ये 80 से कितना हो गया, 88 हो गया, ठीक है। तो 2 हो गया 90 और ये 3 हो गया, तो ये कितना आ गया 32। तो उसकी सेविंग्स में कितना प्रतिशत इंक्रीज हुआ, अब 20 थी और अब 32 हो गई, तो कितना आया 12/20, ठीक है। तो मतलब 3/5, तो मतलब कितना हो गया 60%। तो आंसर क्या आ जाएगा तुम्हारा 60%, ठीक है। अब देखिए इस सवाल में क्या कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेक टी इफ tan t इज इक्वल टू 1/3। तो यार नॉर्मल सा है कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। भाई ये आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए कि सेक स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। इसमें क्या कर लो 1 प्लस tan की जो वैल्यू है उसे स्क्वायर कर लो तो वो 10/9 आ गया। ये सेक स्क्वायर थीटा है, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, इसका अंडर रूट हो जाएगा, तो मतलब √10/3। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा √10। अब देखिए क्या कह रहा है कि वरुण एंड संदीप स्टार्टेड फॉर अ कार रेस फ्रॉम द सेम पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन एट द सेम टाइम ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ लेंथ 1635 मीटर विद स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटा एंड 108 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कितने टाइम बाद वो फिर दोबारा मीट करेंगे। तो देखिए सिंपल सा फॉर्मूला होता है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसमें यही हमें लगाना है, टाइम हमें निकालना है, डिस्टेंस हमें 1635 दिया हुआ है, स्पीड अब क्योंकि वो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड जो है इन दोनों की सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो 90 माइनस 108 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब ये किलोमीटर पर आवर में है, इसको मीटर पर सेकंड में कर लो तो ये 5/18 हो जाएगा। अब ये तुम्हारे पास रहा, तो अब इसको और सिंप्लीफाई कर लो, 5 3 15, 5 2 10, 5 5 20, तो 325 सेकेंड्स। ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में देखिए वो बोल रहा है कि द मंथली वेजेस ऑफ 3 मेस वर्कर्स राहुल सुनील विपिन ऑफ बॉयज़ हॉस्टल फॉर 3 मंथ्स इज गिवन। अब वो कह रहा है कि नवंबर में द वेजेस ऑफ सुनील इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द वेजेस ऑफ राहुल। सुनील इज व्हाट परसेंटेज ऑफ राहुल, मतलब 10500 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ, इसको थोड़ा कट शॉर्ट कर लो, ये हो गया। तो तुम्हें ये निकालना है, परसेंटेज में निकालना है, ठीक है। अब तरीका क्या है भाई, 23 को क्या मान लो 100%। तो 23 अगर तुम्हारा हो गया 100%, तो अब इसमें से 10% घटा दो, 2.3 घटा दो, कितना बच गया, ये हो गया 20.7। तो 20.7 इज़ व्हाट 90%। तो अब मुझे 21 तक पहुंचना है, तो मतलब थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो डेफिनेटली ये दो तो आंसर नहीं है मेरे, ठीक है। अब मैं 1% बढ़ाता हूँ, अगर मेरा 1% बढ़ के उसके पास पहुँच रहा है तो ये आंसर है, और नहीं तो 90.23 आंसर है। तो 1% बढ़ा दो, तो 20.7 में 1% जब बढ़ाओगे तो 0.23 बैठेगा भाई। इसका 1% देखेंगे हम तो 0.23, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20.93। तो हाँ, तो मतलब 21 के और करीब पहुँच रहा है। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा 91.30। देखो 91 भी नहीं है एग्जैक्ट, क्योंकि 91 से भी एग्जैक्ट नहीं आ रहा है, थोड़ा और करेंगे 0.3 करेंगे तो तुम्हारा एग्जैक्ट आ भी जाएगा, ठीक है। तो हमें आंसर लगाना है, तो आंसर क्या आ जाएगा 91.3%, ठीक है। अब देखो इस सवाल में वो बोल रहा है कि द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स आर सच दैट वन इज द एवरेज ऑफ अदर टू। तो एंगल्स क्या होंगे, तो ऑप्शंस में पाई वाला जो है इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए एंगल को फॉर्म में लिख लो। ये हो गया 30, ये हो गया 60, ये हो गया 90।
तो क्या ये एवरेज है? हाँ, देखो यही एवरेज आ रहा है, तो आंसर तो हम यही वाला टिक कर देंगे डायरेक्ट। और को चेक करना है आप और भी चेक कर सकते हो। ये कितना हो गया आपका 60, ये कितना हो गया 90, तो क्या ये इसका एवरेज होगा 60? नहीं यार, 60 और कुछ है तो उसका एवरेज 60 तो होगा ही नहीं, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ये कितना है 30, ये कितना है 45, है ना? तो क्या इन दोनों का एवरेज 60 होगा? नहीं हो सकता। कैसे हो जाएगा? ये 75 अपॉन 2 कुछ और आएगा। अब ये देखो, ये हो गया 90, ये हो गया कितना 60, ये कितना हो जाएगा? इनका एवरेज क्या बैठेगा 75, तो ये क्या बोल रहे हैं 90, तो ये तो एवरेज होगा ही नहीं ना। ये तो आप ऐसे ही नेग्लेक्ट कर सकते थे, ये दो ऑप्शंस तो एवरेज हो ही नहीं सकते। भाई एवरेज वही दे रखा है जो वो नंबर है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना, ये तो वैसे ही रिजेक्ट हो जाएंगे। तो वन आंसर आ जाएगा। ठीक। अब देखिए इस सवाल में वो क्या बोल रहा है, फ्रॉम अ सर्कल विद रेडियस 15.75 सेंटीमीटर, a sector with the arc length of 11 centimeter is cut off, find the area of this sector। अब देखो किस तरह का ये फिगर रहेगा इसका। ये सर्कल है और इसका रेडियस कितना है 15.75, ठीक है, ये हमने रेडियस ले लिया 15.75, ये भी 15.75। अब इसमें से एक सेक्टर जो है ये मान लो 11 सेंटीमीटर है, तो ये हमने कट ऑफ कर दिया। अब आपको इस सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर का, ठीक है, इसका। अब इसमें जो जो बोलता जा रहा है वो पता कर लो। देखो पाई तो पाई रहेगा, आर स्क्वायर 15.75 इंटू 15.75 हो जाएगा। अच्छा थीटा को क्या लिखोगे? तो मेरा थीटा जो होता है वो मेरा होता है आर्क अपॉन रेडियाई। तो आर्क कितना है 11 और रेडियाई कितना है 15.75, तो 11 अपॉन 15.75, ठीक है। और 360 डिग्री को क्या लिख दोगे? इसको लिख सकते हो आप 2 पाई, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, 15.75 से 15.75 कैंसिल हो गया। नाउ 15.75 इंटू 11 क्या होगा भाई? मल्टीप्लाई कर दो, है ना, 1575 1575, 8 13 5 7 1, ये आ गया डिवाइड बाय 2, तो 2 8 ज़ा 16, है ना, 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, ठीक है। और कितने टाइम बाद इसको यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर, तो ये आंसर आ जाएगा 86.625, ठीक है, ये मेरा आंसर आ गया। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में ये सिंप्लीफाई करने को बोल रहा है इस एक्सप्रेशन को, तो हमें ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और इसकी हमें मेन फार्मूला पता होना चाहिए। किस चीज़ का फार्मूला? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये क्या होता है? ये होता है इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, ये होता है। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, इनको रिप्लेस करोगे अगर तो इसके बराबर क्या हो जाएगा? इन तीनों का समेशन 8.3 प्लस 9.2 प्लस 6.1, ठीक है। फिर यही जो एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर में है यही एक्सप्रेशन ये है, ठीक है। इसके बाद ये एक्सप्रेशन लिखोगे और डिनोमिनेटर में भी यही एक्सप्रेशन है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो तुम्हारा फाइनल आंसर जो बनेगा वो यही बनेगा कि इन तीनों का समेशन। और पूरा ऐड करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप यूनिट डिजिट ऐड कर लो, 3 3 6 6 सिर्फ इसी में आ रहा है। या पूरा करना हो पूरा कर लो कि भैया 6.1 और 9.2 कितना हो गया 15.3, और 15.3 और 8.3 कितना हो गया 23.6, ठीक है। तो आंसर मेरा क्या आ गया 23.6, ठीक। अब देखिए इस क्वेश्चन में उसने हमें एक बार ग्राफ दिया हुआ है, यहाँ पर ये एक बार ग्राफ है और उसके संबंध में क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ टोटल स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन स्टूडेंट बी इन 2019, 20 एंड 22। तो इंस्टीट्यूट बी कौन सा है? ये वाला है, ठीक है। 19, 20 और 22 इसमें पूछ रहा है वो, है ना। तो 19 में कितने हो गए भाई 350, 20 में कितने हो गए 375, है ना, और 22 में कितने हो गए 200। तो
925 हो गए। टू द टोटल स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन इंस्टीट्यूट ए इन 18-20-21, 18-20-21, ठीक है, किस में? इंस्टीट्यूट ए में। तो इंस्टीट्यूट ए में हो जाएंगे 20, 18, 20, 21, तो 700 हो गए। तो अब तुम्हें क्या निकालना है, मतलब 925 डिवाइड बाय क्या, 700, है ना। तो 35, 5 2 10, 5 8 40, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा 37:28, ठीक है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। अब देखिए जैसे इस सवाल में क्या कह रहा है कि माधव परचेज एन आइटम फॉर 42,000 एंड सोल्ड इट एट अ लॉस ऑफ 20%. Now with that amount he purchased another item and sold it at a gain of 30%, तो उसका ओवरऑल गेन क्या होगा? तो अगर इस कॉस्ट प्राइस को आपने 42,000 की जगह मान लीजिए 100 है, ठीक है, अब ये चीज़ कंप्लीट करो, एंड सोल्ड इट एट अ लॉस ऑफ 20%, 20% लॉस पर बेचा, इसका मतलब 80 रुपीज़ में बेचा, ठीक है। Now with that amount he purchased another item and sold it at a gain of 30%. अब 30% गेन पर बेचा मतलब 80 से 24, तो मतलब 104 रुपये में बेच दिया। तो ओवरऑल गेन उसे 100 रुपये पे कितने का हुआ? 4 रुपये का, 4 रुपये का। लेकिन एक्चुअल में मेरे पास 100 रुपये तो थी नहीं कॉस्ट प्राइस, मेरी कितनी थी भाई? 42,000 थी, तो इसमें मैं क्या मल्टीप्लाई कर दूँ? 420 मल्टीप्लाई कर दूँ, है ना। तो वही 420 आपको यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 420 इज व्हाट? मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, ठीक है। तो 1680 रुपये जो है वो मेरा एक्चुअल गेन आ गया, ठीक है। तो एक्चुअल गेन मेरा क्या आ गया? 1680, और वही मेरा आंसर, ठीक है। अब देखिए इस सवाल में वो क्या कह रहा है कि 7 years अगो प्राची वॉज 4 times as old as her daughter was at that time, and 4 years from now Prachi will be 2.5 times as old as her daughter would then be. So find the sum of present ages of Prachi and her daughter. Now देखो इस तरह के सवालों को करने का बेस्ट तरीका ये होता है कि मान लो दो लोग हैं, ठीक है, ए और बी, ये दो लोग हैं, ठीक है, इनकी प्रेजेंट एज जो है वो है x:y के रेशियो में, ठीक है, और n ईयर्स बाद इनकी जो रेशो हो जाएगी एज की वो m:n होगी, m:2 या फिर p मान लो, चलो p हो जाएगी। तो हमें एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना होता है, ये इनकी प्रेजेंट एज की रेशो है, इनकी प्रेजेंट एज अगर हमें निकालनी है, ठीक है, तो उसके लिए हमें एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना पड़ेगा। और मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालने का एक फॉर्मूला होता है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है कि अब देखो इन दोनों की रेशो का जो गैप होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए, गैप मस्ट बी इक्वल, ठीक है, इसका भी गैप वही होना चाहिए जो इसका गैप है, तभी ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। अगर गैप नहीं बराबर होता पहले गैप इक्वल करो, ठीक है। अब गैप मान लो अगर बराबर है तो ये होता है कि जितने नंबर ऑफ ईयर्स हैं बाद का है n मल्टीप्लाइड बाय इनके गैप के बीच का डिफरेंस, क्योंकि x और y और m और p के गैप बराबर होंगे, तो वो डिफरेंस ले लो x माइनस वाई डिवाइड बाय इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्रॉस में xp माइनस एम पाई, ठीक है, ये होगा उसका फॉर्मूला। और मल्टीप्लाइंग फैक्टर मान लो किससे रिप्रेजेंट कर रहे हो? k से रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी? kx, ठीक है, और ky, ये प्रेजेंट एज हो जाएगी। तो यही चीज़ अब हम इसमें अप्लाई करेंगे, ठीक है। वो कह रहा है 7 साल पहले जो है प्राची जो है वो अपनी बेटी से 4 टाइम्स ओल्ड थी, तो ये हो जाएगा 7 साल पहले। नाउ 4 years फ्रॉम नाउ, अब देखो अब से 4 साल पहले, अब से 4 साल बाद है, इसका मतलब 7 साल पहले से कितने साल बाद होगा? 11 साल बाद, ठीक, 11 साल बाद प्राची विल बी 2.5 टाइम्स एज ओल्ड एज हर डॉटर वुड बी। अगर उसकी डॉटर की एज 2 है तो प्राची की एज क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी, तभी तो 2.5 टाइम्स हो जाएगी। फाइंड द सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ प्राची एंड हर डॉटर। अब देखो सबसे पहले इनके बीच का गैप देख लो भाई, इसके बीच का गैप भी क्या है? 3, इसके बीच का गैप क्या है? 3। तो अब हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालेंगे, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालने के लिए मान लो के वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, जो ये गैप है 11 इज़ द नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है, इनके बीच का गैप दोनों का 3 है,
डिवाइड बाई 4 टू ज़ा 8, 5 1 ज़ा 5, ठीक है, क्रॉस में करते हैं, है ना। तो ये क्या आ जाएगा 11 इंटू 3/3, इसका मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर मेरा 11 आ गया। मल्टीप्लाइंग फैक्टर मेरा 11 आ गया। अब ये मैं देखूंगा तो प्राची की एज क्या हो जाएगी 44/4 इंटू 11, और डॉटर की क्या एज हो जाएगी 1 इंटू 11, 11। लेकिन ये इनकी प्रेजेंट एज नहीं है, क्योंकि हमें ये जो एज बताई गई थी ये 7 साल पहले की बताई गई थी, राइट। तो प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी भाई, इसके में 7 जोड़ दो और इसके में 7 जोड़ दो, वो प्रेजेंट एज होगी। ये प्रेजेंट एज नहीं थी, ये तो हमने जो लिखा था 7 साल पहले का लिखा था, ठीक है। तो ये कितनी हो गई भाई 51 हो गई, और ये कितनी हो गई 18 हो गई, ठीक है। ये प्रेजेंट एज हो गई। तो इनकी प्रेजेंट एज का सम क्या पूछ रहा है वो, प्रेजेंट एज सम, ये कितना आ जाएगा 51 प्लस 18, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 69, और 69 मेरा आंसर है, ठीक है। ऐसे होगा। अब देखिए इस सवाल में वो क्या कह रहा है कि एट प्रेजेंट ए इज थ्राइस एज ओल्ड एज बी, ए इज थ्राइस एज ओल्ड एज बी, ठीक है। सी इज 5 years एल्डर देन बी, तो सी जो है वो बी से 5 years एल्डर है, ठीक है। सम ऑफ एजेस ऑफ ए बी एंड सी इज 75 years, तो ए का क्या आ जाएगा 3K, बी का क्या आ जाएगा के, और सी का क्या आ जाएगा K+5, इन सब का सम जो है वो 75 है, ठीक है। तो 5K की वैल्यू क्या हो जाएगी 70, और K की वैल्यू क्या हो जाएगी 14। तो एज ऑफ बी 5 years अगो क्या हो जाएगी, बी की एज अभी क्या है 14, 5 years अगो क्या हो जाएगी 9, टू द एज ऑफ ए 3 years फ्रॉम नाउ, तो 14 3 से क्या हो जाएगा 42, 42 और 3 कितना आ जाएगा 45, तो ये कितना आ जाएगा 1:5, मेरा आंसर क्या आ जाएगा 1:5, ठीक। अब देखो इस सवाल में क्या है, what is the volume of cylinder if the radius of cylinder is 8 centimeter and its height is 14 centimeter। तो सिंपल फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। एक तो इसमें आप ये देख लो कि यार मल्टीप्लाइंग मतलब जिसमें 11 का मल्टीपल आ रहा हो वो आंसर हो सकता है, ठीक है। या तो ऐसे कर लो भाई 14 - 3 है ना, 7 8 9 10 11, 8 9 10 ये नहीं है, 6 6 12, 8 9 10 ये नहीं है, 6 7 8 9 10 7 ये नहीं है। तो आंसर एक तो इस मेथड से ये निकल रहा है, या अगर तुम्हें ट्रेडिशनल पूरा सॉल्व करना है तो उसको देख लो भाई, पाई को क्या रख लो ये आर स्क्वायर 8 × 8 हाइट, ठीक है। तो 64 × 4 256, 256 × 11, तो 256 और 256 2816। तो या तो ऐसे कर लो या वैसे कर लो, जैसे आपको सिंपल लगे वैसे कर लो, ठीक है। अब देखिए इस सवाल में आपसे वो क्या बोल रहा है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अब क्या सिंप्लीफाई करना है वो देखो, 21 - 4.9 डिवाइड बाई 7, तो पहले तो क्या कर दो डिवाइड कर दो, सिंपल है ना, 7 7 49, 0.7 आ जाएगा, प्लस 3.9 इंटू 0.4 प्लस 0.9, ठीक है। तो 21 माइनस 0.7 प्लस, है ना, इनको मल्टीप्लाई कर लो, तो 9 4 से क्या जाएगा 36, 4 12 13 14 15, तो यह आ जाएगा 1.56 प्लस 0.9। अब इन्हें सब्ट्रैक्ट कर लो, तो 22.56 प्लस 0.2, ठीक है। अब ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 22.76, और ये क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब देखिए इस सवाल में क्या कह रहा है, लेट सी बी अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड पी बी एन एक्सटर्नल पॉइंट टू सी। हमने एक सर्कल बना दिया, ठीक है, और पी जो है वो एक एक्सटर्नल पॉइंट हो गया और ओ जो है वो सेंटर हो गया। पी ए और पी बी दो हैं जो हैं दो टेंजेंट्स हैं, और ए और बी जो है वो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी हैं। पी ए ये हो गया, ठीक, पी बी ये हो गया, ठीक है। तो पी ए और पी बी, ठीक है, ये टेंजेंट हो गए, और पी ए और पी बी जो हैं वो एंगल 60 डिग्री पर इंक्लाइंड है। तो आपको अब पी ओ ए निकालना है, ठीक है, आपको निकालना है ये एंगल,
ठीक है, ये 60 है, ये 90 है, ये 90 है, तो ये पूरा क्या आ जाएगा, ये 120 आ जाएगा, है ना, क्योंकि पूरा वही 360 होता है, तो ये 120 होगा, ये 120 होगा, तो इसका हाफ POA कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। तो आंसर क्या आ जाएगा, 60 डिग्री। अब देखिए इस सवाल में क्या कह रहा है कि द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अ सिटी फॉर द फर्स्ट 16 डेज ऑफ जनवरी इज 22 डिग्री सेंटीग्रेड। द एवरेज टेम्परेचर फॉर द लास्ट 16 डेज फॉर द सेम मंथ इज 26 डिग्री सेंटीग्रेड, और एंटायर मंथ का उसने दे दिया है 24 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 16th डे पर क्या है, तो देखो इसको हम लोग करेंगे डेविएशन मेथड से, ठीक है, कि तुम्हारा एवरेज जो है वो 24 है, ठीक है, पूरे मंथ का। तो पहले 16 दिन का तुम्हारा भाई 2 डिग्री कम है, 22 डिग्री है, तो पहले 16 दिन का 2 डिग्री कम हो गया, माइनस में चला गया, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है उसके बाद के जो 16 दिन है उनका 2 डिग्री ज़्यादा हो गया। अब वो पूछ रहा है 16th डे टेम्परेचर क्या होगा, तो यार 16th डे टेम्परेचर वही होगा जो एवरेज टेम्परेचर है, एवरेज को मेंटेन करने के लिए। क्यों, क्योंकि जितना यहाँ माइनस था उतना ही यहाँ प्लस हो गया, तो ये दोनों मिलके क्या हो गए, नलीफाई, 0 हो गए, ठीक है। तो एवरेज टेम्परेचर क्या हो गया, 24 डिग्री, और वही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए इस सवाल में वो आपसे सिंप्लीफाई करने को बोल रहा है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। अब इसको इस तरह से सोचो, ये a³ माइनस b³ अपॉन a माइनस बी है, ठीक है। साइन को हमने a मान लिया, कॉस को हमने b मान लिया, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a³ माइनस b³ का a माइनस बी, है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, ये होता है, डिवाइड बाय a माइनस बी। फिर तो इससे और इसको क्या कर दिया, काट दिया, तो अब तुम्हारे पास ये है साइन स्क्वायर थीटा सॉरी a प्लस कॉस स्क्वायर a प्लस साइन ए कॉस ए। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा इसको सॉल्व करके। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब चैनल परीक्षा IQ, ताकि और भी अपडेट्स, जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो आपको अपडेट मिलती रहे। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड सर्कल, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, नॉट ओनली ऑफ SSC बट ऑफ रेलवेज़, NVS, बैंकिंग, क्योंकि आने वाले टाइम में इनसे रिलेटेड वीडियोस भी इस पर अपलोड होंगी, और कुछ वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, तो उन वीडियोस को जाकर ज़रूर देखें और चैनल को अपना सपोर्ट देते रहें। धन्यवाद।